नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि 2-3 दिन से व्यक्तिगत कुछ कार्यों के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगले सेट का यानी 8 प्रैक्टिस सेट आप पढ़ चुके हैं तो अगले प्रैक्टिस सेट का आप इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यूथ कंपटीशंस टाइम्स का प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर रहा हूँ और स्पेशली 2020-21 के एग्ज़ाम के लिए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए ही जो है यह बुक है और यह एक प्रामाणिक बुक है और इस समय ट्रेंड में भी है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि आपको जो भी मटेरियल मिलेगा बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, सरल भी मिलेगा, आसान भी मिलेगा, टीजीटी लेवल का ही मिलेगा, पीजीटी लेवल का ही मिलेगा। मतलब एके साधे सब सधे वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होगी। हाँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहता हूँ, इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको कठिन लगे। तो मैं बता दूं कि अगर सामान्य सा हिंदी का जानकारी रखने वाला कोई भी अगर अभ्यर्थी है तो 100 क्वेश्चन तो वह कर ही लेता है, ठीक है ना। मेरिट जो बनती है दोस्तों वह 100 से प्लस पे बनती है। अच्छी मेरिट 115 से ऊपर ही जाकर के बनती है। तो 115 से प्लस अगर हमको करना है तो कुछ कठिन प्रश्नों को तो जरूर जानना पड़ेगा। जो आप सरल क्वेश्चन जानते हो तो आपके मेमोरी में है ही, तो कुछ कठिन प्रश्नों को भी जानना जरूरी है। और इस सेट में कुछ कठिन प्रश्न मिलेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि अरे यार ये बहुत कठिन है, इतना ऊपर के लेवल का टीजीटी में नहीं पूछता है, क्या होगा पढ़ करके। लेकिन सावधान दोस्तों, मेरिट में अगर आना है, बेहतर प्रदर्शन करना है तो कठिन प्रश्नों को भी रखना पड़ेगा आपको। चलिए ज़्यादा समय न लेते सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 9वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। और अगर मेरे उन सब प्रैक्टिस सेट को पढ़ना चाहते हैं तो या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे प्रैक्टिस सेट का लिंक भी है और पिछले जो सॉल्व क्वेश्चन का भी मैं बना चुका हूँ उसका भी लिंक है, और उसका चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, जो इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, अर्थ व्यक्त करने की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो दोस्तों ये है शब्द, आप जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखिए, बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद क्या होगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा सी, शिशु मोदकाय रोदती। तीसरा देखिए, इसमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है, तो दोस्तों तीसरा का है ए, प्रसन्न राघव। ये महाकाव्य नहीं है, बाकी ये सब तीनों महाकाव्य हैं, ठीक है ना। चौथा देखिए, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है, तो दोस्तों 4 का है बी, रिपोर्टर। पांचवा देखिए, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए हैं, सही का चयन कीजिए, तो दोस्तों 5 का हो जाएगा सी, अनूठा प्रयोग। छठवां देखिए, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है, तो छठवां का हो जाएगा ए, अन्योदर। 7 देखिए, वाक्य विश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है, तो दोस्तों आपका कर्म नहीं आता है। 8 देखिए कि क्या तुम खा रहे हो, ये वाक्य है, माने किस प्रकार का वाक्य है, तो दोस्तों सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य है। 9वां देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से आपको अशुद्ध शब्द की का चयन करना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा ये दाई। ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ऐसे, ये ऊपर यहाँ होगा, बिंदी यहाँ होगा, ई के ऊपर बीच में, ठीक है ना। आगे देखिए, 10वां, सिंह शब्द का पर्यायवाची है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ए, शार्दुल। 11वां देखिए, पत्थर के पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं आपको ये बताना है, तो 11 का हो जाएगा सी, शिलाखंड, पहाड़, ठीक है ना, ये नहीं है। 12 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, तो दोस्तों ये है सी, सी, तारड़ी,
क्या हो जाएगा? तरड़ी। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा सा हल्की सी सर्दी है, मैनेज करिएगा, सॉरी इसके लिए। हाँ, 13वां देखिए, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो 13 का आपका हो जाएगा डी, अति। ठीक है, चलिए 14 देखिए, रातों रात शब्द में समास है, तो यहां सावधान हो जाइएगा। लगता है कि रात और रात होगा, यानी द्वंद्व समास होगा, लेकिन नहीं, यह बेभाव समास है। रातों रात मैंने रात भर होगा, इसका मतलब होगा रात भर। इसमें जिसे पेट भर या भर पेट अव्यय होता है ना, बेभाव समास वही है, तो रात भर। ठीक है, तब बेभाव समास हो जाएगा। 15 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, आपको यह बताना है। तो दोस्तों 15 का हो जाएगा डी, चाल चलन अव्ययभाव समास नहीं है। ठीक है ना, यह अशुद्ध है। 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो 16 का हो जाएगा सी, सुनाना। प्रेरणार्थक क्रिया आप जानते हैं, जो जो कर्ता काम स्वयं न करके दूसरे से करवाता है, उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है ना। 17 देखिए, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 17 का हो जाएगा डी, बोली। 18 देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, तो हमेशा ये बहुत चर्चित है, ये कौन सा अलंकार है? आप इसको जानते भी हैं और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे आप जानते हैं कि इसमें जो है कि संदेह अलंकार है। ठीक है, क्या है? संदेह। 19 देखिए, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों 19 का आपका हो जाएगा बी, आप जानते हैं दीर्घ और लघु ये दो ही मात्रा होते हैं। ठीक है। 20 देखिए, रहिए लटपट काट दिन, बरु घामही में सोए, छा न बाकी बैठिए, जो जो तरु पतरो होए, में पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? तो दोस्तों ये है 20 का सी, यानी कि कुंडलियां का ये नीचे की पंक्ति है। ठीक है, आगे देखिए, क्रोचे कैसे दार्शनिक है? क्रोचे कैसे दार्शनिक है? तो दोस्तों है आत्मवादी, ये आत्मवादी दार्शनिक है। 22 देखिए, नाट्य वेद हेतु ऋग, यजुर, साम और अथर्व वेद से क्रमशः लिए गए हैं। तो 22 का है सी, पाठ्य, अभिनय, गान और रस। मतलब ये कि ऋग्वेद से पाठ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान और अथर्ववेद से रस लिए गए हैं, ऐसे है। ठीक है, आइए, और किसके लिए? नाट्य वेद हेतु। 23वां देखिए, समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कभी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है? ठीक है ना, ये जो है कि मान्यता किसकी, अर्थात ये पंक्ति किसका, आपको बताना है। तो है 23 का डी, भामह की ये पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? भामह की। 24 देखिए, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों 24 का है सी, नगेंद्र ने। ठीक है ना, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे परिवेश का साधारणीकरण होता है, यह नगेंद्र का कहना है। 25 देखिए, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तो 25 का आपका हो जाएगा ए, तोता राम। ठीक है ना, आइए 26 देखिए, 26 देख लिया जाए, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है, विधा पूछ रहा है। ठीक है ना, तो 26 का है दोस्तों डी, आप जानते हैं यात्रा वृत्त है अज्ञेय जी का। 27 जो है देखिए, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 27 का है दोस्तों बी, विवेकी राय। ठीक है। 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों 28 का आपका हो जाएगा डी। 28 क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए 29, इनमें से कौन सा प्रकाश समालोचना का नहीं है? तो 29 का दोस्तों आपका हो जाएगा बी, आलोचनात्मक आलोचना। 30 देखिए, 30 क्या कह रहा है? सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं, कौन है? आपको
ये बताना है। तो 30 का आपका हो जाएगा बी, डॉक्टर नगेंद्र का ये ग्रंथ है, सुमित्रानंदन पंत। आगे देखिए 31, प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो दोस्तों 31 का है ए, किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। 32 देखिए, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं 32, ठीक है ना। तो इसके लेखक हैं दोस्तों डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। 33 देखिए, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों 33 का आपका है ए, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखिए 34, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं कौन है? आपको ये बताना है। तो दोस्तों 34 का है सी, नामवर सिंह। 35 देखिए, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को सर्वश्रेष्ठ कवि माना है? ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि कौन माना है। तो 35 का है सी, रामविलास शर्मा। 36 देखिए, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये 36 का है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 37 देखिए, साहित्येतर विषयों पर निबंध की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो 37 का हो जाएगा डी, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना। आइए 38 देखिए, यात्रा के लिए निकलती रही है वृद्धि, वृद्धि नहीं, मेरे ख्याल से बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि, ठीक है ना। निकलती है, निकलती रही बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? तो 38 का है डी, पंडित रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है ना। 39 देखिए, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है, किससे बढ़ती है आपको ये बताना है। तो 39 का हो जाएगा डी, नाद सौंदर्य से, ठीक है ना। नाद सौंदर्य से इसकी आयु बढ़ती है। आइए 40 देख लिया जाए। 40 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कहानी प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? तो दोस्तों 40 का आपका हो जाएगा सी, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जो है ये प्रेमचंद के युग में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। 41 देखिए, लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हमें कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ, वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ, यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? तो दोस्तों 41 का आपका है डी, 41 का क्या है? डी, गुल्ली डंडा। ये गुल्ली डंडा नामक कहानी है मुंशी प्रेमचंद का, ये उसी का यह अंश है, ठीक है। देखिए अगला 42, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं। तो 42 का दोस्तों आपका हो जाएगा सी, शिवमूर्ति। काफ़ी चर्चित है, बार बार पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। आइए 43 देख लिया जाए, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? तो 43 का दोस्तों है डी, लेकिन भारत भारती भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित रही है। तो इसमें दोनों क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन विकल्प में डी ही दिया हुआ है। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे, आंसर में डी दिया हुआ, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका भारत भारती भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित हुआ था, और सोजे वतन तो आप जानते ही हैं प्रेमचंद जी का, वह भी प्रतिबंधित हुआ था, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं 44, विचित्र जीवन था इनका, घर में दो चार बर्तन के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी, फटे चिथड़े से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे, यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो दोस्तों ये 44 का आपका हो जाएगा डी, कफन। ये कफन से लिया गया है। 45 देखिए,
उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? तो दोस्तों 45 का हो जाएगा ए, उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग्स का साड़। ये इसमें जो उत्तर आधुनिकता की संकल्पना मिलती है, ठीक है ना। 46 देखिए, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों का रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? तो दोस्तों ये 46 का आपका है ए। 46 से क्या है? ए, उसने कहा था। 47 देखिए, 47 क्या कह रहा है? रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है? 4 विशेषता नीचे दिया हुआ है, इसी में से आपको देखना है। तो यह है ग्रामीण जीवन की सरसता, ये उनकी मुख्य विशेषता रही है। 48 देखिए, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? तो दोस्तों तो मलबे के आदमी की जो कहानी का कथ्य है, तो 48 का हो जाएगा डी, भारत पाक विभाजन पर आधारित है ये, ठीक है। 49 देखिए, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये 49 का आपका हो जाएगा, 49 का आपका हो जाएगा सी, ठीक है ना, कायाकल्प। कायाकल्प में नहीं है, बाकी सब में किसान जीवन पर आधारित है। इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो दोस्तों 50 का हो जाएगा डी, आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा जा सकता है। 51 देखिए, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है, गोदान में यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये 51 का है सी, जो होरी की पत्नी है धनिया, ये धनिया का कथन है। होरी की मृत्यु के बाद उसका जो गोदान होता है, मतलब उसको जो नहीं बछिया छुआया जाता है मरने के समय, वही जो गोदान बोलते हैं, तो उसी के संबंध में यह कथन है धनिया का। 52 देखिए, यशपाल अपने उपन्यासों में बरबसी अपनी एक विशेष धारा ठूस देते हैं, यह विशेष विचारधारा है, यानी क्या है? तो दोस्तों 52 का है सी, मार्क्स और लेनिनवाद का साम्यवाद जो है कि यशपाल अपने उपन्यासों में बरबसी ठूस देते हैं। 53 देखिए, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये काफी चर्चित है, बार बार पूछता है, इसे हमेशा आप याद रखेंगे। यह जो है 53 का आपका है बी, कर्मभूमि। आगे 54 देखिए, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित कर लिया जाए, उसका इसका विकल्प देख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, चित्रलेखा जो है आप जानते हैं भगवती चरण वर्मा का है। कब तक पुकारूं जो है आपका रांगे राघव का है। परती परिकथा जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है, जो ढका हुआ यहाँ भी दिखाएंगे आपको। मानस का हंस जो है यह अमृतलाल नागर का है। तो यानी कि 2 3 4 5 इसी तरह से यह है 2 3 4 5। तो देख लिया जाए 2 3 4 5 कौन है विकल्प। तो ये आपका हो जाएगा 2 2 3 4 5 यानी कि डी, ठीक है ना। देखिए ये डी विकल्प जो है कि आपका सही हो जाएगा। इस विकल्प को एक बार फिर से देख लीजिए, बढ़िया रहेगा क्योंकि उधर ढका हुआ था। देखिए, चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा का है, कब तक पुकारूं रांगे राघव का है, परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु का है, और मानस का हंस अमृतलाल नागर का है। ओके, आगे बढ़ा जाए। 55 देखा जाए। 55 देखिए, मुख्यतः दलित वर्ग के का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? तो दोस्तों 55 का आपका हो जाएगा डी, कर्मभूमि। 56 देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए, यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? आपको यह बताना है। तो दोस्तों 56 का आपका हो जाएगा डी, बाणभट्ट की आत्मकथा से उद्धृत है। आइए 57 देख लिया जाए। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। परीक्षा गुरु यह तो पूछता है कि प्रथम उपन्यास क्या है, तो आप जानते हैं, लेकिन इसका जब प्रकाशन पूछ देता है तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। प्रकाशन वर्ष याद करना जरूरी है। तो 57 का है बी,
1882। 58 देखिए, यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, मैंने बहुत से लोग भारत विजय के लिए भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझे तो तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा? तो दोस्तों 58 का आपका हो जाएगा डी, ठीक है ना, अंधकार को। आइए 59 देख लिया जाए। अन्य हिंदी नाटकों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी, क्या थी, आपको ये बताना है। तो 59 का आपका है दोस्तों बी, रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना, यही जो है अन्य नाटककारों की अपेक्षा इनके अंदर अलग विशिष्टता थी, ठीक है ना। 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? तो दोस्तों तो 60 का है डी, नदी प्यासी थी, यह एकांकी है, ठीक है। 61 देखिए, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से छल छंद की धूल राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये है डी, ध्रुव स्वामिनी का ये संवाद है, सॉरी, हाँ हाँ, ध्रुव स्वामिनी का ही है, ध्रुव स्वामिनी का, ठीक है ना। आइए 62 देखिए, निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था से के अंतर्गत नहीं है? ठीक है ना, कार्यावस्था के अंतर्गत कौन नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए 62 का आपका है डी, उत्पाद्य जो है ये कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागमन ये सब आता है। आइए 63 देखा जाए, डॉक्टर नामक कृत किस विधा की रचना है? ठीक है ना। तो ये है दोस्तों 63 का ए, क्या, नाटक। 64 देखिए, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षक का सही अनुक्रम है, ठीक है ना। अंधा युग नाटक का सही अनुक्रम क्या है, उसको देख लिया जाए। तो है 64 का दोस्तों डी, पहले कौरव नगरी है, फिर पशु का उदय है, फिर अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके बाद गांधारी का शाप है। 65 देखिए, सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? तो 65 का दोस्तों हो जाएगा डी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। 66 देख लिया जाए, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है, कौन कल्पित पात्र है? तो दोस्तों यह है प्रपंच बुद्धि। आप 67 देखिए, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? तो दोस्तों ये इसको कमलेश्वर जी ने पूरा किया। 68 देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों ये आप भली भांति जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है ना। 69 देखिए, आत्मजयी के लेखक हैं, आत्मजयी के लेखक कौन है? तो दोस्तों 69 का है ए, कुंवर नारायण, ठीक है ना। 70 देखिए, पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल, यह निर्मोक से अभिप्राय है, क्या है ये बताना है। तो 70 का आपका हो जाएगा ए, सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली, ये होगा, ठीक है ना। उसके बाद 71 देखा जाए, 71, नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये है डी, यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है, यही कथन सही नहीं है। 72 देखिए, रूपांबरा किसकी रचना है? काफी चर्चित है, तो 72 का है ए, अज्ञे जी का है। 73 देखिए, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये है बी, मुक्तिबोध तीसरे सप्तक में नहीं बल्कि पहले सप्तक में है। 74 देखिए, किस कविता की शहरी जीवन पद्धति पर दम्भ पर कटाक्ष किया गया है? तो 74 का दोस्तों हो जाएगा डी, हरी घास पर क्षण भर। 75 देखिए, निम्नलिखित में से
किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? तो 75 का दोस्तों हो जाएगा डी, केदारनाथ सिंह को। 76 देखिए, निम्नलिखित प्रकृतियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो 76 का आपका हो जाएगा ए, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। 77 देखिए, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो ये है डी, कला और बूढ़ा चांद, बाकी सब रचना उन्हीं का है। 78 देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? स्तर पूछ रहा है, तो दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, ये बी, ठीक है ना। आइए 79 देखा जाए, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, सानेट शब्द का प्रयोग किसने किया है, सानेट का प्रयोग? तो यह जो है कि आपका है त्रिलोचन शास्त्री, बी। 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन नागार्जुन की रचना नहीं है? तो ये है डी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये उनकी रचना नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल जी की है। 81 देखिए, अणिमा किसकी रचना है? तो आप भली भांति जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। 82, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? तो ए, राम रावण के प्रखर युद्ध वर्णन से होता है, जबकि यहाँ कंफ्यूज करने के लिए काफी विकल्प दिए हुए हैं कि राम के पूजा बैठने से, राम सीता के उदात्त प्रेम से, या दुर्गा की उपासना से, लेकिन ये सब गलत है। 83 देखिए, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखाचित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है? तो 83 का है दोस्तों बी, महादेवी वर्मा का नाम आता है। 84 देखिए, काम मंगल में मंडी श्रेय सरकी की इच्छा है, परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस वर्ग की है? तो दोस्तों ये 84 का आपका हो जाएगा सी, ये श्रद्धा वर्ग की है, ठीक है। 85 देख लिया जाए, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचना में है? तो दोस्तों 85 का आपका है ए, मुकुटधर पांडे। 86 देखिए, 86 क्या कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? आपको ये बताना है। तो दोस्तों 86 का हो जाएगा आपका सी, पल्लव में। 87 देखिए, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? तो 87 का आपका हो जाएगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी, आप इसको जानते भी हैं। 88 देखिए, रावण शुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? तो दोस्तों 88 का है बी, जाम्बवान का। 89 देखिए, द्विवेदी जो नामकरण किया गया है, बहुत इजी प्रश्न, आप इसको जानते भी हैं, सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आइए 90, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? यह भी आप जानते होंगे, कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। आइए 91 देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति के रचयिता, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो दोस्तों 91 का हो जाएगा सी, राम नरेश त्रिपाठी। 92 देखिए, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा है? तो 92 का आपका है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। 93 देखिए, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? आपको ये बताना है। तो देखिए 93 का आपका हो जाएगा ये सी, गुरुभक्त सिंह। आइए 94 देख लिया जाए, वह रस उदाहरण जो रीति काल में लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। तो 94 का आपका हो जाएगा डी, ये श्रृंगार रस का की प्रधानता रीत काल में रही है और वो बहुत ज्यादा लिखा गया है। 95, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? तो दोस्तों 95 का आपका हो जाएगा सी, चिंतामणि को माना है, ठीक है। 96 देखिए, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? ये पूछ रहा है किसने नहीं की है। तो दोस्तों 96 का सी, ये नागरीदास जी नहीं किए हैं। 97 देखिए,
काव्य रसायन के रचयिता कौन है? आप इसको जानते भी होंगे, काव्य रसायन के रचयिता कौन है दोस्तों? देव है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है, ठीक है ना? राम भक्त कवि कौन है? तो यह है नाभादास। ठीक। 99 देखिए, रामचरितमानस की भाषा है, आप इसको जानते भी है, रामचरितमानस की क्या भाषा है? अवधी। 100 देखिए, कौन नृप होय हमहि कहानी, चेरी छेड़ी अब होब किरानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? तो आप समझ चुके होंगे किसके द्वारा कही गई है। यह मंथरा के द्वारा कही गई है, जो कई से बात बोल रही है। आगे देखिए, 101, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दय बिनु, वेद बड़ाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किससे संबोधन की कल्पना है? तो दोस्तों 101 का आपका हो जाएगा डी, पार्वती ब्रह्मा द्वारा पार्वती को, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को यह कहा गया है, ठीक है ना? तो 101 हो गया। आइए 102 देख लिया जाए। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है यह देखना है। तो बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास है। ये असाधारण, मतलब यह खाली स्थान, इसमें क्या भरना है? तो 102 का आपका हो जाएगा सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। 103 देखिए, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है, ठीक है ना? तो 103 का जो है देख लिया जाए, इसका विकल्प देख लिया जाए। विकल्प का दिया हुआ है ए, तो ए का मतलब ये है कि पहले का है 2, दूसरे का 3। तो देख लिया जाए, पहले का 2 यानी मैना का है चंदायन, मैना का क्या है? चंदायन। और ऋतुपर्ण ऋतुवर्ग जो है यह बी का 3 है, अर्थात ये सत्यवती ऋतुवर्ग ऋतुपर्ण होना चाहिए, लगना मिसप्रिंट है। उसके बाद से देखिए, फिर सी का है 1, यानी रुक्मिणी का मृगावती है। रुक्मिणी का किसका है? मृगावती है। और राघव चेतन का आप जानते हैं पद्मावत है, ठीक है ना? ऐसे इसका विकल्प हो जाएगा। 104, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? आप जानते हैं 104 का हो जाएगा ए, अवधी भाषा है ये, ठीक है ना? 105, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो आप सब जानते हैं ये नूर मोहम्मद जी को मिला था, ठीक है। आइए 106, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेल कीजिए और दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 106 का दोस्तों आपका ये मिलान कर ही लिया जाए तो बढ़िया रहेगा, उसका आंसर देख लिया जाएगा। तो उस्मान का है, देखिए ढका हुआ है, ये चित्रावली है। उस्मान का क्या है? चित्रावली, ठीक है। अच्छा, नूर मोहम्मद का क्या है? अनुराग बांसुरी। कुतुबन का क्या है? मृगावती। और कासिम शाह का क्या है? हंस जवाहिर, ठीक है ना? तो है 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3। अब देखा जाए कौन है 4 1 2 3, अर्थात ये ए वाला ही विकल्प सही है, ठीक है ना? आगे देखिए 107 नंबर का जो क्वेश्चन है, 107 नंबर, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा है? मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागज लेखी। तो दोस्तों 107 का हो जाएगा सी, ये कबीरदास का कथन आप जानते भी हैं। दुल्हन गावो मंगलचार हम घर आए हो राम भरतार, कबीर का यह पद किस राग में है? इसमें राग आपसे पूछ रहा है, तो दोस्तों ये राग गौड़ी में है ये, ठीक है। 109, सहजो बाई किस शाखा की रचनाकार है? तो 109 जो है आपका है बी, राम भक्ति शाखा की रचनाकार है। 109 सॉरी 109 का सी है, हम बी पर लगा रहे हैं। 109 का सी ज्ञानाश्रय शाखा की कवियत्री है, ठीक है। 110 का हो जाएगा भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है?
तो 110 का आपका हो जाएगा ए मलूक दास का। 111 देखिए, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है, आपको ये बताना है, प्रदेश बताना है। तो दोस्तों नामदेव जो है कि आप जानते हैं कि गुजरात के रहने वाले थे या महाराष्ट्र के, हमको लग रहा है विकल्प गलत दिया है दोस्तों, सॉरी, हम बी देख रहे हैं ना, वो 11 11, हाँ 11। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये कथन किसका है? तो 111 का है डी मलुकदास का सही है, बिल्कुल सही है। 112 देखिए, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? हाँ देखिए सही हो गया, ये सी मतलब महाराष्ट्र से है, ठीक है ना। 113 देखिए, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो 113 का आपका हो जाएगा ए गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है ना। 114 देखिए, मध्यकालीन संत काव्य में संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? 114 का आपका हो जाएगा डी, ठीक है। 115 देखिए, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो 115 का आपका हो जाएगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना है। 116 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय, कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो 16 आपका हो जाएगा सी तत्सुखी संप्रदाय जो है यह कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है, बाकी सब है। 117 देख लिया जाए, 117 क्या कह रहा है? ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? काफी अच्छा प्रश्न है, ये अक्सर पूछता है। 117 का आपका हो जाएगा ए श्रद्धाराम फिल्लौरी। 18 अद्वैतवाद के अनुसार, अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? तो पहला विकल्प सही है, यानी जीव और ब्रह्म एक है, यही अद्वैतवाद का मूल सिद्धांत है। 19 इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आज परवर्ती कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तो दोस्तों 119 का हो जाएगा बी, ये रहीम के विषय में है। आइए अब 120 देख लिया जाए, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? दोस्तों 120 का आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 120 का भी सुंदरदास। 121 देखिए, सिद्ध कवि सरापा की रचना का नाम है? तो 121 का हो जाएगा आपका सी दोहा कोश। 122 चंदन बाला रास किसकी है? तो दोस्तों ये है आशग का है डी। 123 देखिए, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो 123 का आपका हो जाएगा ए जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, ठीक है ना। 124 का है अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों 124 का हो जाएगा सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। 125 और आज का अंतिम प्रश्न 125 का जो है कि विकल्प है, प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? तो दोस्तों यह है वीर रस, आप इसको जानते हैं, क्योंकि ये ढक जाएगा इसलिए आप इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, वीर रस है। तो दोस्तों इस तरह से आपका 125 क्वेश्चन है, और आप निश्चित है कि आप इसको देखे होंगे कि प्रश्नों का कुछ संकलन उच्च कोटि का है, और वही आपको संचित करना है, क्योंकि मेरिट वही बनाएगा, ठीक है ना। आप तक इस वीडियो को देखें, मेरे साथ बने रहें, और दोस्तों थोड़ी मेरी सर्दी भी रही है, थोड़ा थोड़ा आपको शायद डिस्टर्बेंस भी हुआ होगा, इसके लिए एक बार फिर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बस उससे मतलब नहीं है, वह आपके सामने जो संकलन है, जो ज्ञान है, बस उसको लेना है। थोड़ा सा अस्वस्थ होने के बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ कि कहीं से इसमें 2-4 क्वेश्चन अगर आपको फंस गया परीक्षा में, तो आपका मेरिट में काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपका एक स्थान सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है ना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार।